चैप्टर 31, इसमें हम लोग केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहां से ली गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तमिलनाडु। सरकारिया आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार के से विभाजित किए गए हैं? 3 सूचियों में। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? अनुच्छेद 245 तथा 246। संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? इनमें से सभी, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों के आधार पर किया जाता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है केंद्र के पास। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? संघीय संसद को। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? संघ के। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ को। निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी कथन सही है। चलिए सभी कथनों को एक एक बार देख लेंगे। संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है, यह सही है। राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, यह भी सही है। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को ही विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है, यह भी सही है। नेक्स्ट है, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिवासी होगा। किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं। आपातकाल की स्थिति में 2 या अधिक राज्यों की सहमति से अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने हेतु और राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में, इन सभी स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट है, क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतरराष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? नहीं। सरकारिया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किनके संबंध में जांच के लिए हुई थी? केंद्र राज्य संबंध का। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? 1983 में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य और संघ के पास। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? संघीय सूची। उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय, राज्य और समवर्ती सूचियों में उल्लेख ना हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है? केवल संसद। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है? 99। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है? 61। मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह संख्या कितनी है? 52। पंचायती राज्य विषय है राज्य की सूची में। भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के विषय के अंतर्गत। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? गैस।
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? जनगणना। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? समवर्ती सूची। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? सुरक्षा नहीं है, कृषि, जेल और सिंचाई है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है समवर्ती सूची में। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची में नहीं आता है, यह गलत है। वन समवर्ती सूची में आता है, सही है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक संघीय सूची में सही है और लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में आता है, यह भी सही है। समवर्ती सूची का विषय नहीं है लोक स्वास्थ्य। लोक स्वास्थ्य समवर्ती सूची का विषय नहीं है। समाचार पत्र, परिवार नियोजन और कारखाना है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नापतौल को किस सूची में स्थानांतरण किया गया? राज्य सूची से समवर्ती सूची में। विवाह, संवित श्रम, कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाकतार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? शिक्षा। शिक्षा राज्य सूची में नहीं है। पुलिस, न्याय और जेल राज्य सूची के विषय हैं। निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची में है? शिक्षा समवर्ती सूची में है। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है वन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। संघ सूची का विषय है सीमा कर। राज्य सूची का विषय है न्याय। समवर्ती सूची का विषय है विवाह और विवाह विच्छेद। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है जनसंख्या नियंत्रण। संघ सूची का विषय नहीं है पुलिस। राज्य सूची का विषय नहीं है सीमा कर। कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? राज्य सूची में। अंतरराष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? श्रम कल्याण। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? बीमा नहीं है, मत्स्य है, कृषि है और सट्टेबाजी है। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है 7वीं अनुसूची में। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय की सूची में आते हैं राज्य सूची में। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, इन सभी पर निर्भर करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी चारों पर निर्भर करते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं है, यह गलत है। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु सही है। संबंधित राज्य की सहमति से सही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में सही है। राष्ट्रीय हित में जब राज्य सभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है
राज्यपाल का पद। निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया था? सोली सोराबजी आयोग। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट यानी सूची में आता है? केंद्रीय सूची में आता है। केंद्र राज्य संबंधों पर MM पुंची आयोग ने संघ कार्यपालिका के विचारार्थ आरक्षित विधेयक को कितनी समयावधि के भीतर निपटाने की सिफारिश की है? 6 माह। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1988 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249। नेक्स्ट है चैप्टर 32, जिसमें हम लोग राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से 351 तक। भारत की राजभाषा है हिंदी। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? हिंदी को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 का 1। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? अनिश्चित काल के लिए। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल को। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? बांग्ला। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? उर्दू। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? भोजपुरी। डोगरी भाषा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 21वां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 ईस्वी में बीजी खेड़ की अध्यक्षता में। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेड़। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 का ए। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया। 92वां। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? राजस्थानी। निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? अंग्रेजी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? जम्मू कश्मीर। 8वें परिशिष्ट का संबंध है भाषा से। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 22। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? संथाली। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? अंग्रेजी। नेक्स्ट है चैप्टर 33। इसमें दिया गया है आपात उपबंध के बारे में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? 3। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? इनमें से सभी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल,
इन सभी प्रकार की आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? 3। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? इनमें से सभी परिस्थितियों में, यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, सभी परिस्थितियों में। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? 2 बार। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? 1। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 में। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? 3 दिसंबर 1971 में। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की? 26 जून 1975 को। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? आंतरिक अशांति। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 में के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे? आंतरिक अशांति। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। 1 माह के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा है? कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं कब? उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को स्वतः प्रभाव होता है। अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों का निलंबन। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? वैसी ही बनी रहती है। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है: युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, यानी हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर। इन सभी आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? 1 महीना में। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए 1 महीने में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 356 में। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? राज्य के राज्यपाल। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? राज्य के राज्यपाल के। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? 2 माह के भीतर। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्यपाल। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? 6 माह। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता है, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृतियों के अलावा
राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं। न्यायिक। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? 6 माह। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? 3 वर्ष। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 12 माह। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जून 1951 को। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? पंजाब। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई? इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। अनुच्छेद 356 की व्यवस्थाओं का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है? निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। कार्यपालिका शक्तियां और विधायी शक्तियों को राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 360। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? अभी तक नहीं की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? वित्तीय आपात स्थिति। वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? राष्ट्रपति। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? वित्तीय विधेयक। भारत में संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मार्च की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। यह कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल कथन 1 सही है। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? राष्ट्रपति। निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? 26 जून 1975। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? अनुच्छेद 356। नेक्स्ट है चैप्टर 34 जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश पर जिसका शासन होता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? संसद। भारत के निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली। वर्तमान समय में भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान है? इनमें से सभी यानी दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? उपराज्यपाल। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? लक्षद्वीप। निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? लद्दाख। निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है? इनमें से सभी यानी दिल्ली, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सभी के। किन संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्री परिषद की गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है? 69वें।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है, यह कथन सही है। केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासक भी होता है, यह गलत है, यह कथन सही नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संघ राज क्षेत्र दिए गए हैं, सूची 2 में प्रशासन संचालनकर्ता दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। चंडीगढ़ मुख्य आयुक्त, लक्षद्वीप प्रशासक, पुडुचेरी उपराज्यपाल होते हैं और दिल्ली उपराज्यपाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चैप्टर 35। चैप्टर 35 में हम लोग राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? बहुदलीय। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? राजनीतिक दल के अभाव में असंभव है। भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? उपयुक्त सभी, यानी अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा व जाति पर आधारित है। विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में काफी समानताएं हैं। विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है, यह सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कारण है राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। इसमें से क्या सही है? ए और आर दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, तथा ए आर की सही व्याख्या है, कथन कारण की सही व्याख्या है। कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? 4। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है, कम से कम 4 राज्यों में। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त हो? 4%। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में। भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है बहुदलीय पद्धति। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? 14। वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? 8। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? अकाली दल। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? 4%। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें से सबसे पहले तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना हुई थी, फिर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी, फिर समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी और फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष में हुआ था? 1964 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा या विधानसभा चुनावों में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? हाथी। धनुष एवं तीर निशान है जेएमएम का। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? 1925 ईस्वी में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? भाजपा।
किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहां अपील की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय। किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? सीपीआई। पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? फॉरवर्ड ब्लॉक। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय लोकदल। 1999 ईस्वी में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गठन हुआ? कांग्रेस पार्टी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सी राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? अकाली दल। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एवी वाजपेयी। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? लोकतंत्र के लिए। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता के पूर्व हुई? भारतीय साम्यवादी दल। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई थी? स्वतंत्र श्रमिक दल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? केरल। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? 1977 में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को कब स्थापित किया गया था? 1999 में। आम आदमी पार्टी आप का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2012 ईस्वी में। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना किसने की? सीएन अन्नादुरई। चुनाव आयोग द्वारा 2016 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? तृणमूल कांग्रेस। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। भारतीय राजनीतिक पार्टी एआईटीसी का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? जयप्रकाश नारायण। भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नांकित में से किस स्थिति में मान्य होता है? जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। राज्य की विधायिका या संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निर्भरता का अपवाद निम्नांकित में से किस स्थिति में माना जाता है? उपरोक्त दोनों। यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, या फिर यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है, यह दोनों ही स्थिति में माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? तेलंगाना राष्ट्र समिति। चुनाव आयोग द्वारा 2019 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? नेशनल पीपुल्स पार्टी। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के दर्जे की समीक्षा चुनाव आयोग द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? 10 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित राजनीतिक दलों की वर्गीकृत श्रेणी नहीं है? राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? उपयुक्त सभी कथन सही हैं। चलिए सभी कथनों को देख लेते हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त दलों के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किसी अन्य दलों द्वारा नहीं किया जा सकता है। सही है। राष्ट्रीय दलों को अपने सरकारी कार्यालयों की स्थापना हेतु भूमि या भवन का आवंटन सरकार द्वारा किया जाता है। यह भी सही है। चुनाव के दौरान राष्ट्रीय दलों को 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है। यह भी सही है।
नेक्स्ट है चैप्टर 36, भारतीय राजनीति में दबाव समूह। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। दबाव समूह राजनीतिक दलों के से किस अर्थ में भिन्न होता है? वे सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। दबाव समूह का उल्लेख सामान्यतः होता है विशेष हित समूह के रूप में। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। निम्नांकित में से कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थ बोध कराता है? नीति संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह। डी मैकिन ने दबाव समूह को परिभाषित किया है गुमनाम साम्राज्य के रूप में। निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? एच फाइनर। भारत में संगठित दबाव समूह गठित नहीं होने का मुख्य कारण है उपयुक्त सभी। भारत में अनेक छोटे छोटे राजनीतिक दल ही दबाव समूह का कार्य करते हैं। संगठित राजनीतिक समूह जो राजनीतिक में सक्रिय है उनका कोई निश्चित विचार नहीं है। समूहों का भारत में ना तो स्वतंत्र अस्तित्व है और ना ही वह राजनीति में स्वायत्त भूमिका निर्वहन करते हैं। यह सभी कारण है। निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह है? इनमें से सभी। भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और विश्व हिंदू परिषद यह सभी दबाव समूह हैं। गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है? उत्तर प्रदेश। शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? महाराष्ट्र। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह है? भाजपा। भारतीय राजनीति में सक्रिय व्यावसायिक संघ जो राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं वे हैं उपयुक्त दोनों यानी फिक्की और असोचम, यह दोनों। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1936 ईस्वी में। भारतीय राजनीति में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित युवा तुर्क का अस्तित्व किस वर्ष के बाद हुआ? 1969। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? उपयुक्त सभी यानी नडार जाति संघ तमिलनाडु सही है। रेड्डी जातीय समुदाय का संबंध आंध्र प्रदेश से है सही है। लिंगायत समुदाय कर्नाटक यह भी सही है। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? मजदूर संघ के सदस्य को। भारत में निम्नलिखित में कौन सा दबाव समूह की भूमिका निभाता है? INTUC। विश्व को दबाव समूह और हित समूह की किस राष्ट्र की देन है? अमेरिका। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए सूची 1 में कृषि संगठन और सूची 2 में प्रभाव क्षेत्र। उनके प्रभाव क्षेत्र दिया गया है, इसका मिलान कर लेंगे। भारतीय किसान यूनियन क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। शेतकारी संगठन प्रभाव क्षेत्र है महाराष्ट्र। भारतीय किसान संघ गुजरात और रैयत संघ कर्नाटक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सुमेलित कीजिए सूची 1 में छात्र संगठन और सूची 2 में संबंधित दल दिया गया है, इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा से संबंधित है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन साम्यवादी दल से संबंधित है। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस से संबंधित है। समता युवाजन समाजवादी पार्टी से संबंधित है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सुमेलित कीजिए सूची 1 में ट्रेड यूनियन और सूची 2 में दलीय संबद्धता दिया गया है, इसका मिलान कर लेंगे। भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस माकपा से संबंधित है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भाजपा से संबंधित है, भाकपा से संबंधित है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर 37। चैप्टर 37 में दिया गया है दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है?
52वां, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? 52वां, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों से। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष को। सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन की किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार दिया है? 7वें, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? संविधान का 52वां संशोधन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो सके? 6 माह के अंदर। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? 10वीं अनुसूची। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? 15 फरवरी 1985। दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से या कौन सा सही है? इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है, सही है। कानून विधायी सदन से संबंधित चेयरमैन या स्पीकर को दल बदल की स्थिति में अयोग्यता पर निर्णय करने का अधिकार देता है, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सिर्फ 2 और 4 कथन सही है। नेक्स्ट है चैप्टर 38, पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान से रिलेटेड क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। उपयुक्त सभी के संबंध में, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय समुदाय। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? भाग 3 में। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित प्रदान की गई है? अनुच्छेद 332। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 84। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? 47। राज्य विधानसभाओं के कुल 4132 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? 1109। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की भी व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 131। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? पिछड़े वर्ग। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? अनुच्छेद 331 के तहत। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? अनुच्छेद 333 के तहत। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? 65वें। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? 89वां संशोधन द्वारा। मूल संविधान में संसद, लोकसभा एवं विधानमंडल विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए
निर्धारित 10 वर्ष को बढ़ाकर अब कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? 70 वर्ष। संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को क्या परिभाषित किया गया है? नहीं, परिभाषित नहीं किया गया है। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची कौन तैयार करता है? प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? 2। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति को प्रतिनिधित्व न होने की दशा में मनोनीत कर सकता है? 1। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात के आधार पर। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अब तक कितने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है? 2। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 को किसकी अध्यक्षता में किया गया था, जिसकी सिफारिशों को कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया? वीपी मंडल। मंडल आयोग का संबंध था पिछड़ी जातियों से। मंडल आयोग निम्नलिखित में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? पिछड़े समुदाय। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया? 27%। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 ईस्वी में। किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की? जनता पार्टी। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ बैमशेफ की स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी। नेक्स्ट है चैप्टर 39। इसमें पदाधिकारियों का अनुक्रम के बारे में दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, भारत सरकार की कैबिनेट मंत्री के समान। अग्रता अधिपत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अग्रता का सही अवरोही क्रम है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी, फिर संसद सदस्य। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। अग्रता के क्रम में इनका सही अनुक्रम है। पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और फिर मंत्रिमंडल सचिव। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों का कौन सा अनुक्रम सही है? राज्यों के राज्यपाल, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री का पद और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त का पद होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चैप्टर 40 में संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20, अनुक्रमांक 368। भारतीय संविधान में संशोधन होता है धारा 368 के अनुसार। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है? संसद में। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी एक सदन में। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत। भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है अकेले संसद के द्वारा। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? नहीं, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं जनमत संग्रह से। भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? 1951 ईस्वी में। भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम कब आया था? 1951 में। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम
कौन सा है? 10वां। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? 11वां। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? 11वां। किस संशोधन द्वारा इंग्लैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 13वां संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? 18वां संविधान संशोधन द्वारा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 21वां संविधान संशोधन। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? 22वां संशोधन। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? 24वां संशोधन द्वारा। देशी नरेशों के प्रविपर्शों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 26वां संशोधन। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? 31वां संशोधन। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? 35वें संशोधन। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? 36वें संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? 41वां संशोधन। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निदेशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? 42वें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? 42वें। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पारित हुआ। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 42वां। निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? 42वां संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वां संविधान संशोधन। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से संवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया? 42वां संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य। संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? 42वां संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? 44वां संशोधन। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। नगर पालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से
कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? 43वां व 44वां। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया? 44वें संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? 44वां। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? 39वें संशोधन। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? 52वें संशोधन द्वारा। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? 52वां संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? 53वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था? 56वां संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 55वां संशोधन। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वां संशोधन। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? नगर पालिकाएं। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? 69वां। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी, पौंडीचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? 70वें संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? 71वें संविधान संशोधन। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? 74वां संशोधन। निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 73वां व 74वां। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? 84वां संविधान संशोधन। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? 92वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? 91वां संशोधन। 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? 15%। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है मूल कर्तव्यों से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 58वां संशोधन पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि का विस्तार, यह सही नहीं है। 71वां संशोधन नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी को मान्यता प्राप्त भाषाओं में सम्मिलित किया जाना, यह 71वां संशोधन द्वारा हुआ था, सही है। 62वां संशोधन में क्या है? लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए आरक्षण वर्ष 2000 तक बढ़ाया जाना, सही है। 55वां संविधान संशोधन में है अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 55वां संशोधन द्वारा, यह भी सही है।
सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संवैधानिक संशोधन और सूची 2 में राज्य का दर्जा दिया गया है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। 18वां संशोधन अधिनियम में हरियाणा को राज्य का दर्जा दिया गया। 22वां संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। 52वां संशोधन अधिनियम द्वारा अरुणाचल प्रदेश को और 56वां संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? 89वां संशोधन। निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 7वां और 31वां। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 44वां संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? 84वां संशोधन। नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल गलत है? 62वां संशोधन। पिछड़ी जाति। यह गलत है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? राष्ट्रपति के निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम यानी पहल किया जा सकता है किसके किसके द्वारा? लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? पहला संशोधन अधिनियम। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 1206। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? 91वां संशोधन द्वारा। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? संविधान अधिनियम 52वें संशोधन अधिनियम। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? 91वां संशोधन अधिनियम द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी? 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम CAA 1992। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST का प्रावधान करता है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 के ए के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 86वें संशोधन अधिनियम 2002। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 73वां संशोधन। भारतीय संघ के किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है? संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्ती सहमति देनी होगी शब्द के स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? 24वां संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वें संविधान संशोधन। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों की प्रीवी पर्श और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? 26वां संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेली संसद द्वारा। संसद के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किसे विलोपित किया गया? संपत्ति का अधिकार को। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लगाया गया? 103वें संशोधन के अंतर्गत। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है? 73वां संशोधन। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? 7वां संशोधन। नेक्स्ट है चैप्टर 41 पंचायती राज व्यवस्था। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 के क में। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 4 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? पंचायतों का कार्यक्रम। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर। पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? नीति निदेशक सिद्धांत। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 73वां संशोधन। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? 1/3। 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग में सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? महिला वर्ग। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है?
6 माह के अंदर ही पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है। राज्य निर्वाचन आयोग में 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? 5 वर्ष। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे उपयुक्त सभी, यानी महात्मा गांधी, सिद्धराज ढड्ढा और राजीव गांधी सभी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे राजीव गांधी। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 से। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 से। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। भारत में पंचायती राज को प्रारंभ किया गया 1959 ईस्वी से। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया राजस्थान में। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1959 ईस्वी में। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहां आरंभ की गई? आंध्र प्रदेश। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? नागौर, राजस्थान में। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया बलवंत राय मेहता द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था LM सिंघवी समिति। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? बलवंत राय मेहता। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, यह कथन सही नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? 3 स्तर। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? पंचायत समिति। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है पंचायत समिति। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? नगर परिषद नहीं है, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत है। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया अशोक मेहता समिति ने। पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया? अशोक मेहता समिति। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? अशोक मेहता समिति। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? 1959 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? 2। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? पंचायती राज से। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। VR मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर JVK राव समिति और फिर LM सिंघवी समिति। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। यहाँ 3 नहीं, यहाँ C होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन C।
1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? अशोक मेहता। पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? ग्राम सभा व पंचायत। पंचायत राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? जिला परिषद। पंचायती राज की आधारशिला है। ग्राम सभा। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। खंड विकास पदाधिकारी। जिला परिषद का मुख्य कार्य है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है राजनीतिक चेतना का विकास। पंचायती राज की प्रधान समस्या है दलगत राजनीति। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है राज्य सरकार पर। खंड स्तर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? उपयुक्त सभी, पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य और सहयोजित सदस्य। निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है? उत्तर निम्नलिखित कोडों में से चुनिए। इसका सही वरीयता क्रम क्या होगा? ग्राम सभा, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। पंचायती राज सम्मिलित है राज्य सूची में। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेलों पर कर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? 73वां संविधान संशोधन। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तहसील स्तर। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 21 वर्ष। पंचायती राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता माध्यमिक शिक्षा। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है सरकारी अनुदान। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पे होता है? प्रखंड स्तर। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकार अधिकारी करता है जिसे कहते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है ग्राम पंचायत। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1957 ईस्वी में। पंचायत समिति के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है सरकारी अनुदान पर। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? मेला एवं बाजार कर। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है एक प्रशासकीय अधिकरण। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ है? चेन्नई में। लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? 1986 ईस्वी में। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? बलवंत राय मेहता समिति। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? VR मेहता को। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? PVN राव समिति। ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कृषि आय पर कर। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, यह कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में समिति दिए गए हैं और सूची 2 में उन समितियों की नियुक्ति का वर्ष दिया गया है कि किस वर्ष में उस समिति की नियुक्ति हुई थी। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति हुई थी 1957 में, अशोक मेहता समिति की नियुक्ति हुई थी 1977 में, LM सिंधवी समिति की नियुक्ति हुई थी 1986 में और PK फुंगुन समिति की नियुक्ति हुई थी 1988 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।